तो दोस्तों इस बार आप कहीं ना कहीं सही प्लेटफॉर्म पर आए हैं, सही प्लेटफॉर्म का चुनाव किया यूपी टेट के एग्ज़ाम के लिए। यहाँ पर आपको शायद सब्सक्राइबर तो इतने ना मिलें लाखों में, लेकिन यूपी टेट के एग्ज़ाम में पर्सन आपको ज़रूर देखने को मिलेंगे। तो इस बार यूपी टेट में फतह और इस बार यूपी टेट की परीक्षा में सफलता के लिए लिख दीजिए कलम से क्रांति और सब कुछ छोड़ दीजिएगा। हमेशा उसी प्लेटफॉर्म से तैयारी कीजिएगा जहाँ से प्रश्न आपके एग्जाम में बनते हो। यहाँ मैराथन क्लास नहीं, कोई कोर्स नहीं, लेकिन प्रश्न परीक्षा में बनेंगे। तो पहला प्रश्न आपके सामने है यूपी टेट 2026 के एग्जाम के लिए, और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आपने इस वीडियो देखने के बाद कितने प्रश्नों को सही किया है। और बाकी चैनल के टेलीग्राम ग्रुप में जो भी मिले पढ़ लीजिएगा, कहीं ना कहीं वो चीज़ मिस मत कीजिएगा जो कि यूपी टेट पे आपको मिलेगी। ईबीएस पहला प्रश्न है, ईबीएस में सर्पिल पद्धति का अर्थ क्या है। देखिए भैया, पहली बात तो आपको पता होना चाहिए स्पाइरल अप्रोच यानी सर्पिल पद्धति क्या होती है। ध्यान से सुनिएगा, मैं सारी चीज़ों को यहाँ पर कंसेप्ट को क्लियर करते चलूँगा। देखिए, सर्पिल पद्धति यानी स्पाइरल अप्रोच कहा जाए किसी यानी जब भी किसी विषय को पढ़ाया जाता है तो एक बार पढ़ाकर इसमें ख़त्म नहीं किया जाता है स्पाइरल अप्रोच में, बल्कि उसे बार बार और अलग अलग स्तर पर जो बढ़ती हुई कठिनाई के साथ पढ़ाया जाता है। यानी बार बार अलग अलग और स्तर पर बढ़ती हुई कठिनाई के साथ पढ़ाया जाता है, जिससे बच्चों का क्या होता है, जो कंसेप्ट है और वो गहराई से समझ पाते हैं, उसी को सर्पिल पद्धति स्पाइरल अप्रोच किया जाता है। स्पाइरल अप्रोच में इसी प्रकार पढ़ाया जाता है, बार बार और अलग अलग कठिनाइयों से, ठीक है ना, के साथ पढ़ाया जाता है इस तरह के। तो वही होता है। तो ऑप्शन में अब आपको आंसर मिल ही गया होगा दोस्तों। तो सीरीज बात आंख बंद कर आप लगा दीजिएगा। जहां पर आपको ध्यान रखिएगा, जहां पर आपको विषय के धीरे धीरे और जटिलता या कठिनाई का स्तर या दोहराना बार बार देखने को मिले, वही होता है आपका स्पाइरल अप्रोच। तो पहला प्रश्न आप सभी का यहाँ पर क्लियर हो गया होगा। चलिए अगला प्रश्न आप पर देख लेते हैं। और इस बार कहा जाए सही जगह आपने चुनाव किया है, और जो कहीं ना कहीं जिनके लाखों में मिलियन में सब्सक्राइबर होते हैं, आप दिल पे हाथ जरूर रखिएगा कि अभी तक आपको क्या मिला। इसका सब्सक्राइबर और मिलियन में सब्सक्राइबर देखकर कभी तैयारी मत कीजिएगा, सिर्फ प्रश्नों को देखकर जो परीक्षा में आते हैं या नहीं आते हैं। तो चलिए अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा स्क्रीन पर। यहाँ पर फूड वेब से संबंधित ये प्रश्न आया है, और मैंने वही प्रश्नों को रखा है जो भैया यूपी टेट में तो मिलेंगे ही मिलेंगे। जब परीक्षा देके आए तब आप बोलिएगा, कमेंट बॉक्स में आपका परिवार है, आपका चैनल है, जरूर बताइएगा कि कितना यहाँ से मिला है, ताकि मैं भी दिखा सकूँ कि हाँ मेरी मेहनत और मेरे चैनल पर जो कराया गया है वो मिलियन के सब्सक्राइबर के चैनल पर भी नहीं मिला। तो देखिए अगला प्रश्न है यहाँ पर, खाद्य जाल फूड वेब का अर्थ क्या होता है। पहली बात तो आपको पता होनी चाहिए फूड वेब क्या होता है। मैं थोड़ा सा समझा देता हूँ। जो खाद्य जाल है यानी फूड वेब कई खाद्य श्रृंखलाओं से मिलकर यानी आपस में जुड़ने से बनता है, और कोई भी जीव एक ही खाद्य श्रृंखला पर निर्भर नहीं होता, बल्कि अपने भोजनों के लिए कई स्रोतों से अपने भोजन को प्राप्त करता है। यानी कई स्रोत होते हैं, एक से नहीं होता है। और यहाँ पर अगर देखा जाए तो कई खाद्य श्रृंखलाओं के आपस में जुड़ना, ठीक है ना, तो सीधी सी बात है, एक से तो होता नहीं है, आपस में जुड़कर ही होता है। तो फूड चेन वही कहलाता है। बस जहाँ पर भी खाद्य जाल आ जाए, फूड वेब आ जाए, जहाँ पर आपस में जुड़ना, कई स्रोत से भोजन को प्राप्त करना, ये दो कहीं ना कहीं देखने को मिल जाए तो लगा दीजिएगा आंख बंद कर ज़्यादा कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पर देख लेते हैं। यूपी टेट के एग्जाम के लिए अगला है प्रश्न आया है, यूपी टेट का है या ईबीएस में। देखिए ईबीएस में कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच का मुख्य उद्देश्य क्या है, यानी कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच। अब पहली बात तो आपको पता होना चाहिए ये अप्रोच क्या होते हैं। देखिए इस अप्रोच के माध्यम से जो बच्चा होता है ना, खुद अपने अनुभव और जो भी वो गतिविधियां करता है उसके माध्यम से जो ज्ञान का निर्माण करता है। जो भी अनुभव है या कोई भी एक्टिविटी करता है उसके माध्यम से जो ज्ञान का निर्माण करता है। और शिक्षक केवल क्या होता है, आप सभी जानते हैं, हम शिक्षक क्या करते हैं, सिर्फ उसको मार्गदर्शन देता है। और बच्चा जो भी करता है, जो भी देखता है, उसी से ही सारा ज्ञान को अर्जित करता है, वही होता है कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच, ठीक है ना। और जहाँ पर भी देखिए अप्रोच आ जाए, कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच आ जाए, और जहाँ पर भी स्वयं का ज्ञान का निर्माण करता है, खुद से सीखता है, या जो भी दो लाइनें आपको देखने को मिलेंगी तो आंख बंद कर लगा दीजिएगा, बच्चा स्वयं ज्ञान का निर्माण करता है, वही आपका ये अप्रोच होता है, बस, ठीक है ना, ये आपको लगा देना है, ठीक है। चलिए अगला यहाँ पर देख लेते हैं। और अगला प्रश्न आपके सामने है,
यहाँ पर पूछा जा रहा है भूजल स्तर ग्राउंड वाटर लेवल गिरने का मुख्य कारण क्या था। तो ये तो सभी जानते होंगे दोस्तों, जो क्या है आप सभी जानते हैं लेवल गिरने का क्या, अत्यधिक वर्षा, अत्यधिक जल दोहन, पेड़ लगाना, नदियों का बहाना। तो अगर यहाँ पर देखा जाए तो अत्यधिक जल दोहन का ही मेन रूप होता है, यानी मेन रीजन है आपका ग्राउंड लेवल का गिरने का। ठीक है ना, हम लोग वाटर का वेस्टेज इतना करते हैं, कहीं ना उसको स्टोर करते हैं या जो वेस्ट नहीं होने देते, लेकिन अत्यधिक क्या होता है सब वेस्ट ही यहाँ पर किया जाता है। तो ऑप्शन बी यहाँ पर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पर देख लेते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है, यहाँ पर दिया गया है स्क्रीन पर, कार्बन चक्र में कौन सी प्रक्रिया CO2 को कम करती है। ठीक है भैया, सीधी सी बात है, जहां पर प्रकाश संश्लेषण आ जाए, फोटोसिंथेसिस आ जाए, क्योंकि फोटोसिंथेसिस सभी जानते हैं जिसमें प्लांट अपने लिए भोजन बनाते हैं, सनलाइट की प्रेजेंस में जो CO2 लेते हैं, हम लोगों को ऑक्सीजन देते हैं। तो भैया वही कार्बन चक्कर में क्या होता है, CO2 कम कौन करता है, जो प्रकाश संश्लेषण हो जाएगा, और पेड़ ही कहीं ना कहीं इसका मेन करता रहता है, आपको भी पता है। तो सी आंसर आपका हो जाएगा। चलिए अगला है यहाँ पर, अगला प्रश्न काफी इंपॉर्टेंट है और ये कई बार आता है, इसको पढ़कर भी जाना है, इससे संबंधित में वीडियो अलग बना दूंगा। समावेशी शिक्षा क्या होती है। देखिए इंक्लूसिव एजुकेशन में थोड़ा सा आपको यहाँ पर बता दूं, समावेशी शिक्षा यानी वो शिक्षा जिसमें सभी प्रकार के बच्चों को एक साथ बैठा कर उनको पढ़ाया जाता है, और यानी सीधे शब्दों में उनको अवसर दिया जाता है, उनको बोलते हैं समावेशी शिक्षा, इंक्लूसिव एजुकेशन। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही हो जाएगा, समान अवसर देना सभी प्रकार के बच्चों को। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने, जैव अपघटनीय कचरा बायोडिग्रेडेबल वेस्ट कौन सा है। भैया जैव अपघटनीय कचरा बायोडिग्रेडेबल वेस्ट, ठीक है ना। तो अब हम यहाँ पर बात करें बायोडिग्रेडेबल वेस्ट क्या होता है, जो आपका कहा जाए धरती में यानी मिट्टी में मिलकर वो सड़ जाता है, गल जाता है, यानी सीधी शब्दों वो खत्म हो जाता है। ठीक है ना, और जो खत्म नहीं होता नॉन बायोडिग्रेडेबल, देखिए प्लास्टिक तो नहीं होता है, कांच भी नहीं होता है, लेकिन यहाँ पर ऑप्शन देखा जाए तो सब्जी के छिलके वो मिल जाएंगे। देखिए जो सूक्ष्म चीज़ों से क्या होता है, जीवों के द्वारा ये सब्जी के छिलके क्या होते हैं जो मिट्टी में मिल जाते हैं और ख़त्म हो जाते हैं, बायोडिग्रेडेबल बेस्ड है। और तो ये ऑप्शन सी यहाँ पर हो जाएगा, नॉन बायोडिग्रेडेबल जो ख़त्म ना हो, लंबे समय तक बना रहें और जो हमारे धरती को नुकसान पहुंचाएं उनको नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट कहते हैं, और बायोडिग्रेडेबल वेस्ट जो धरती को नुकसान ना पहुंचाए वो खत्म हो जाते हैं अपने आप। चलिए अगला प्रश्न आप देख लेते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर ये रहा, वायु की कौन सी परत मौसम परिवर्तन के लिए जिम्मेदार है। भैया ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया, तो हम तो सीधे शब्दों में कहा जाए वायु की वायुमंडल की मौसम परिवर्तन संबंधी, चाहे वो आपका वर्षा हो, तूफान हो, बादल हो, वो जो सबसे निचली जो परत होती है वो होती है सौरमंडल। इसी में ही आपको वर्षा, तूफान, बादल इसी जो परत में देखने को मिलेंगी, सौरमंडल में। ठीक है ना, राइट आंसर ये आपका बी हो जाएगा। इससे दो प्रश्न बनते हैं सौरमंडल से। वेदर मेकिंग लेयर किसे कहा जाता है, वेदर मेकिंग लेयर किसे कहा जाता है भैया, सौरमंडल को। मौसम संबंधी घटनाएं कौन सी लेयर में होती हैं, सौरमंडल में। दो प्रश्न यहाँ से बनेंगे। चलिए अगला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर ये रहा, ईबीएस में फील्ड बेस्ड लर्निंग का अर्थ क्या भैया। देखिए फील्ड ईबीएस अगर आप बच्चों को पढ़ा रहे हैं कक्षा में या, तो भैया सीधी बात है फील्ड बेस्ड यानी सारी चीज़ें उनके सामने होकर कर सीखने को होगा, उनके समझ प्रत्यक्ष रूप से उनके सामने होकर अगर वो सीखेंगे तो बहुत अच्छी तरीके से सीख पाएंगे। यानी फील्ड बेस्ड लर्निंग में बच्चे को कक्षा से बाहर ले जाकर वास्तविक जो चीज़ों के सामने यानी जो रखा जाता है उनको सिखाया जाता है, यानी प्रत्यक्ष अनुभव का जो यहाँ पर उनको क्या करना है, अनुभव कराना है, वही यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, ऑप्शन आपका बी यहाँ पर सही हो जाएगा। ठीक है ना, चलिए अगला प्रश्न है, जलवायु यानी क्लाइमेट, ठीक है ना, और मौसम यानी वेदर में क्या अंतर है। ये काफ़ी अच्छा प्रश्न है। देखिए मैं थोड़ी सी आपको हिंट दे देता हूँ। जो जलवायु वेदर, ठीक है ना, वो दीर्घकालिक यानी लंबे समय के लिए रहता है, लेकिन क्लाइमेट क्या होता है, जरूरी नहीं है कि अभी धूप निकली हो सकता है बादल आ जाए, ठीक है ना, हो सकता है, ठीक है ना, और
अगर बात की जाए वेदर की, तो अगर सर्दी का मौसम चल रहा है तो सर्दी ही रही, ऐसा नहीं एकदम गर्मी सी पड़ने लगे, नहीं। तो ये अंतर है, मौसम अकाल्पनिक है और जलवायु दीर्घकालिक है, ध्यान में रखिएगा, ठीक है ना। ऑप्शन सी हो जाएगा, ठीक। ये आपको ध्यान में रखना है, वेदर और क्लाइमेट में। आपको सभी ये क्वेश्चन जरूर पढ़ लीजिएगा, इसकी डिटेल और देख लीजिए, मैं अगला वीडियो भी बना दूंगा ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। चलिए अगला प्रश्न है ओजोन 6, ओजोन डिप्लेशन का मुख्य कारण क्या है। भैया हम सभी जानते हैं ओजोन डिप्लेशन का मुख्य कारण CFC गैसें, ठीक है ना, जो गैसें हैं ना, जो कारण है। और ओजोन लेयर क्या करती है, हमें यूवी रेज से, हानिकारक रेज से बचाती है, तो मुख्य कारण की CFC गैसें हैं, ठीक है ना। चलिए अगला है ऊर्जा के संरक्षण नियम। सभी को पता है भैया ऊर्जा का संरक्षण नियम क्या है कि अनुसार ऊर्जा कभी नष्ट नहीं होती बल्कि एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित हो जाती है, उसको ही बोलते हैं ऊर्जा का संरक्षण नियम। नष्ट नहीं होती, केवल रूप बदलती है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न आपके सामने है, स्थानीय ज्ञान लोकल नॉलेज में EVS क्यों महत्वपूर्ण है। भैया लोकल नॉलेज में EVS क्यों महत्वपूर्ण है, क्योंकि यहाँ पर अगर देखा जाए जो स्थानीय ज्ञान क्या होता है, सीधी शब्दों में आसपास के वातावरण से ये बच्चों को जोड़ता है, और इसलिए बच्चों के यहाँ पर अगर देखा जाए ऑप्शन नंबर चले जाएंगे बी के साथ चले जाएंगे, बच्चों को अपने परिवेश से जोड़ता है। अगर ये अब थोड़ा सा मैं आपको डिटेल में इसका बता देता हूँ। जैसे बच्चे, गांव के बच्चे होते हैं जो खेती या मौसम के बारे में नहीं जानते, तो वो अपने अनुभव से ये जो क्या होते हैं सीखते हैं, और इससे क्या होता है, इससे सीखना आसान हो जाता है। तो जो स्थानीय नॉलेज रखना काफ़ी जो बहुत ज़रूरी है EVS में, ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न आपके सामने यहाँ पर स्क्रीन पर दिया गया है, मैं थोड़ा सा यहाँ पर ठीक कर दूँ ताकि आपको दिखने लगे। देखिए यहाँ पर दिया गया अपशिष्ट प्रबंधन में 3R का क्या अर्थ है। भैया 3R का अगर हम बात करें तो भैया सीधी सी बात है, मैंने पिछले वीडियो में शायद मैंने पढ़ाया भी था, मैंने आपको बताया था रिड्यूस, रीयूज और रिसाइकिल। रिड्यूस, रीयूज और रिसाइकिल, यहाँ पर राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है ना। जो ये पर्यावरण संरक्षण के 3 महत्वपूर्ण सिद्धांत हैं, इनका उद्देश्य क्या होता है आप सभी को पता ही है, कचरे को कम करना, संसाधनों का सही उपयोग करना, जिससे पर्यावरण पर दबाव कम पड़ता है। तो अपशिष्ट प्रबंधन में 3R का ये है, रिड्यूस, रीयूज, रिसाइकिल। चलिए अगला यहाँ पर प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है, पर्यावरणीय असंतुलन का मुख्य कारण क्या। भैया पर्यावरणीय असंतुलन का मुख्य कारण तो सभी जानते हैं, सीधी सी बात है, जो मानव गतिविधियां हैं जो कहीं ना कहीं सबसे ज़्यादा है, उनके द्वारा ही अपनी जो धरती पर जो सारी चीज़ें देखने को मिल रही है, कभी सर्दी गर्मी के मौसम में बरसात हो रही है, गर्मी इतनी पड़ रही है, सर्दी इतनी पड़ रही है, या बरसात इतनी हो रही है, आंधी तूफान, या जो असंतुलन हो गया है, जो डिस्टर्बेंस हो गया, वो कहीं ना कहीं मानव इसके लिए जिम्मेदार है। ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पर देख लेते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर ये रहा, यहाँ पर दिया गया है प्रश्न संख्या 16, पोषण स्तर, टॉपिक लेवल, ठीक है ना। अब ध्यान रखिएगा, पोषण स्तर खाद्य श्रृंखला में पहला स्तर उत्पादकों का होता है, ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है ना, जो कि सूर्य ऊर्जा से भोजन बनाते हैं। और सीधी सी बात है, और प्रथम स्तर की अगर सीधी सी बात है, यहाँ पर जो राइट आंसर हो ही जाएगा उत्पादक। ध्यान रखिएगा पहला स्तर उत्पादक होता है, ये आपको ध्यान में रखना है, ये बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। टॉपिक लेवल, पोषण स्तर, उत्पादक। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पर देख लेते हैं, जल संरक्षण में रेन हार्वेस्टिंग का क्या मतलब है। भैया जल संरक्षण में रेन हार्वेस्टिंग का क्या मतलब। भैया रेन हार्वेस्टिंग होती क्या। भैया वर्षा जल संचय एक ऐसी, सीधी शब्दों में बोला जाए, एक ऐसी विधि है जिससे वर्षा का पानी को संग्रहित करके आपका जो जल स्तर है बढ़ाया जाता है, जिससे जल संकट कम हो सकता है। इस वही रेन हार्वेस्टिंग बोला जाता है। तो यहाँ पर अगर देखें हम ऑप्शन के हिसाब से, तो ऑप्शन मैं नीचे ले चलता हूँ ताकि भू जल स्तर बढ़ाना इसका मेन उद्देश्य है रेन हार्वेस्टिंग का, ठीक है ना, रेन हार्वेस्टिंग करके। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पर देखते हैं, EVS में क्रिटिकल थिंकिंग विकसित करने के लिए कौन सी विधि उपयोगी है। क्रिटिकल थिंकिंग, अब आपको ध्यान में रखना है क्रिटिकल थिंकिंग। अब भैया क्रिटिकल थिंकिंग क्या होता है। भैया सीधी सी बात है, इससे क्या होता है, बच्चों में सोचने और तर्क करने और निर्णय लेने का अवसर मिलता है क्रिटिकल थिंकिंग में। यानी बच्चों को सोचने, तर्क और
निर्णय लेने का इसमें जो विकसित किया जाता है उनकी थिंकिंग को, तो कौन सी विधि उपयोगी है? तो भैया हम सभी जानते हैं समस्या समाधान विधि। समस्या समाधान विधि ही सबसे उपयोगी है क्रिटिकल थिंकिंग के लिए। ठीक है, ऑप्शन सी यहाँ पर हो जाएगा। चलिए अगला यहाँ पर प्रश्न पूछा जा रहा है, आपके सामने स्क्रीन पर ये दिया गया, मैं थोड़ा सा आपको कर दूं ताकि सारी चीज़ें क्लियर दिखाई पड़े। यहाँ पर देखिए दिया गया ग्रीन हाउस प्रभाव, ग्रीन हाउस इफेक्ट का परिणाम क्या है भैया? ग्रीन हाउस इफेक्ट का परिणाम तो सीधी सी बात है, क्या हुआ है, ऐसे तापमान बढ़ता जा रहा है, गर्मियाँ इतनी पड़ती हैं, पूछो मत, ग्लोबल वार्मिंग होती है। ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, बी के साथ यहाँ पर चले जाएंगे। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पर देख लेते हैं। अगला प्रश्न और आज के वीडियो का आखिरी प्रश्न है, टॉप 20 प्रश्नों को लिया गया था और सेलेक्टिव प्रश्न है। जब आप परीक्षा दे के आएंगे यूपी टेट का तो कहेंगे हाँ इस प्लेटफॉर्म से आपको प्रश्न काफ़ी मिले, भले ही इसमें मिलियन में सब्सक्राइबर नहीं थे लेकिन प्रश्न तो थे। यहाँ पर आखिरी प्रश्न है, जैव विविधता संरक्षण के लिए क्या आवश्यक है भैया? जैव विविधता संरक्षण के लिए क्या आवश्यक है भैया? जैव विविधता को बनाए रखने के लिए प्राकृतिक आवासों का संरक्षण बहुत जरूरी है, ठीक है ना, ताकि क्या होगा यहाँ पर जीवन नष्ट ना हो जाए, ठीक है ना, और इकोसिस्टम प्रभावित ना हो। तो प्राकृतिक जो चीज़ें जो नेचर में दी गई हैं, जो मानव के द्वारा यहाँ पर कहीं ना कहीं उनको नष्ट बर्बाद किया जा रहा है। आपने सुना अरावली पर्वत को लेकर काफ़ी वो था, उनको नष्ट किया जा रहा था कि इतने मीटर ऊंचे हो तो उनको हटा दिया जाए, फलाना ये है। तो ये कहीं ना कहीं प्राकृतिक चीज़ों को मानव के द्वारा यहाँ पर नष्ट किया जा रहा। हो सकता है आने वाले समय में जीवन भी ना बचे यहाँ पर, लेकिन आवासों को संरक्षण हमें करना है, ठीक है ना। ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा बी के साथ हो जाएगा। जैव विविधता संरक्षण का अर्थ ही हमें यानी आवश्यक क्यों है हमारे जो जैव विविधता का, तो ताकि जीवन बना रहे। ऑप्शन बी यहाँ पर हो जाएगा। क्लास कैसा लगा जरूर बताएगा, लेकिन सेलेक्टिव प्रश्न थे, टॉप प्रश्न थे, परीक्षा में जरूर देखने को मिलेंगे। आपका प्यार सपोर्ट बना रहा तो इस बार यूपी टेट में आपको फतेह इस चैनल के माध्यम से दिलाई जाएगी। चैनल के टेलीग्राम ग्रुप में जो भी डाला जाए जरूर पढ़ लीजिएगा, और एक महीने पहले जो दिया जाए उसको जो मत छोड़िएगा। यूपी टेट आपके हाथों में होगा। तो जय हिंद, जय भारत।